तो चलिए अब हम शाहजहां के शासनकाल की ओर बढ़ते हैं। वो मुगल बादशाह जिसके बारे में सोचते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है। हम्म। लेकिन आज हम देखेंगे कि उनकी कहानी सिर्फ इस एक इमारत से कहीं ज्यादा गहरी है, मतलब कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पॉलिटिक्स और उनके बनाए गए शानदार मॉन्यूमेंट्स पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि शाहजहां के दौर को मुगल वंश का शिखर या पिनिकल ऑफ द मुगल डायनेस्टी क्यों कहते हैं। राइट। और साथ ही उस भव्यता के पीछे जो त्रासदी छिपी है उसको भी उजागर करना है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं शाहजहां के पर्सनल लाइफ से। उनका शासन 1628 में शुरू हुआ था, पर कहानी का असल मोड़ आता है सिर्फ 3 साल बाद, 1631 में। आप बात कर रहे हैं उनकी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु की। एग्जैक्टली। उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, और वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थी। उनकी मौत ने शाहजहां को मतलब पूरी तरह से तोड़ दिया था। और यहीं से एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक व्यक्तिगत दुख दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक की वजह बन गया। हाँ, ताजमहल अपनी पत्नी की याद में ही शाहजहां ने उसे बनवाया था। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसे बनाने में 1632 से लेकर 1653 तक का वक्त लगा। पूरे 21 साल। 21 साल। सोचिए ये किस हद के जुनून को दिखाता है। ये जुनून और शाही ताकत दोनों को दिखाता है। मतलब 21 साल, हजारों कारीगर, बेशुमार दौलत और एक ऐसा विजन जो वक्त से बहुत आगे का था। और इसके मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, है ना? जी। उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाई जो सिर्फ प्यार का सिंबल नहीं थी, बल्कि मुगल सल्तनत की इंजीनियरिंग और दौलत का भी एक जबरदस्त प्रदर्शन थी। बिल्कुल। लेकिन शाहजहां की पहचान सिर्फ ताजमहल या एक आशिक तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शासक के तौर पर उनके फैसले साम्राज्य की दिशा तय कर रहे थे। सही कहा। उनके दौर को अगर मुगल शक्ति का चरम कहते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह उनके डेक्कन और फॉरेन पॉलिसीज थी। जैसे 1632 में उन्होंने बंगाल में पुर्तगालियों को हराया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पुर्तगीज उस वक्त एक बड़ी समुद्री ताकत थे। और दक्कन में भी तो उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की थी। हाँ, 1637 तक अहमदनगर की सल्तनत को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये ह्यूज मिलिट्री विक्ट्रीज थी। तो वो एक कुशल रणनीतिकार भी थे। बिल्कुल। और वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने चाकला नाम की एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट शुरू की थी। चाकला? ये क्या था? ये एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने की एक कोशिश थी, टैक्स कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर मैनेज करने के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन यहीं पर कहानी में एक एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ ये सैन्य जीते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार है, और दूसरी तरफ उसी दौर में भारत आए एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी। हाँ, पीटर मुंडी। वो एक भयानक अकाल का जिक्र करते हैं, एक ऐसा अकाल जिसने गुजरात और दक्कन में तबाही मचा दी थी। ये कैसे हो सकता है? यही शाहजहां के दौर की सबसे बड़ी पहेली है। पीटर मुंडी का अकाउंट हमें वो हकीकत दिखाता है जो शायद शाही इतिहास में नहीं मिलेगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सल्तनत का बेशुमार पैसा और रिसोर्स जनता की भलाई से ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतों और मिलिट्री कैंपेन्स पर खर्च हो रहा था? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ताजमहल जैसी इमारत को बनाने में जो दौलत लगी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब एक तरफ संगमरमर की खूबसूरती तराशी जा रही थी और दूसरी तरफ आम इंसान शायद भूख से मर रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इतिहास कभी भी सिंपल नहीं होता। शानो शौकत की हमेशा एक कीमत होती है। चलिए इसी शानो शौकत की बात करते हैं। ताजमहल के अलावा भी तो उन्होंने वास्तुकला की एक पूरी विरासत छोड़ी। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, दीवाने आम और दीवाने खास का जिक्र करना बहुत जरूरी है। राइट। दीवाने आम यानी आम लोगों के लिए हॉल। और ये सिर्फ हॉल नहीं थे, ये शाही ताकत के मंच थे, जहां बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे, ये दिखाने के लिए कि वो उनके लिए मौजूद हैं। और जब 1638 में राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई, तो वहां के लाल किले में भी एक शानदार दीवाने आम बनवाया। बिल्कुल। और फिर था दीवाने खास, जहां सिर्फ खास लोग, मंत्री और विदेशी मेहमान आ सकते थे। कहा जाता है कि दिल्ली के दीवाने खास की दीवारों पर लिखा था, अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उस दौर की कारीगरी भी यही कहानी कहती है। खास तौर पर पियाट्रा ड्यूरा स्टाइल। पियाट्रा ड्यूरा? हाँ, ये एक सजावट की कला है। इसमें कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़कर खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते थे।
ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये साम्राज्य की दौलत का प्रतीक था। और इस शानो शौकत का सबसे बड़ा प्रतीक था मयूर सिंहासन, द पीकॉक थ्रोन। इसके बारे में जो बातें सोर्सेज में मिलती हैं वो मतलब अनबिलीवेबल लगती हैं। जी, कहते हैं कि इसमें लगभग 1100 किलो सोना लगा था। बिल्कुल, और अनगिनत बेशकीमती पत्थर। और इसी सिंहासन के ऊपर लगा था दुनिया का शायद सबसे मशहूर हीरा, कोहिनूर। वाह! ये सिंहासन सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की ताकत और दौलत का एक चलता फिरता खजाना था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी जाहिर दौलत क्या दुश्मनों को दावत नहीं देती? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, और इतिहास ने इसका जवाब भी दिया। नादिर शाह 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, और वो अपने साथ यही दो अनमोल चीजें ले गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। तो जिसे शाहजहां ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, वही बाद में साम्राज्य के अपमान का कारण बना। तो एक तरफ इतनी बुलंदी और दूसरी तरफ एक ऐसा अंत जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 1657 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी, और यहीं से मुगल साम्राज्य का शायद सबसे काला अध्याय शुरू हुआ, उनके बेटों के बीच गद्दी के लिए जंग, सक्सेशन की लड़ाई। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की भी लड़ाई थी। शाहजहां ने तो साफ तौर पर अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। उन्हें शाहजादाए बुलंद इकबाल का खिताब भी दिया था, है ना? जी, ऊंचे भाग्य वाला राजकुमार। दारा शिकोह एक विद्वान था जो सूफीवाद और वेदांत में दिलचस्पी रखता था। लेकिन औरंगजेब की सोच बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान और एक बहुत ही कुशल सेनापति था, और आखिर में वही जीता। लेकिन सबसे चौंकाने वाला कदम औरंगजेब ने जुलाई 1658 में उठाया। उसने अपने ही पिता बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। ये मुगल इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। एक बादशाह जिसने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया, उसका अंत अपनी ही औलाद के हाथों एक कैदी के रूप में हुआ। और उन्हें किले के मुसम्मन बुर्ज में रखा गया था, जिसे जैस्मिन टावर भी कहते हैं। हाँ, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कहा जाता है कि किले के उस हिस्से से उन्हें अपनी पत्नी का मकबरा ताजमहल साफ साफ दिखाई देता था। ओह! सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी इमारत को देखते हुए गुजारे जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर बनवाया था। 1666 में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ताजमहल में ही दफनाया गया, मुमताज के बगल में। हाँ, और उनकी कब्र ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री को तोड़ती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें वहां दफनाने का प्लान शुरू से था ही नहीं। जो शायद इस बात का प्रतीक है कि कैसे उनकी जिंदगी का अंत उनके बनाए हुए शानदार डिजाइन से बिल्कुल अलग एक अनियोजित और दुखद मोड़ पर हुआ। तो ये सारे दिलचस्प और दुखद कहानियां हम तक पहुंची कैसे? मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं? यहाँ हमारे पास सोर्सेज का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। एक तरफ तो पातशाहनामा जैसा ऑफिशियल दरबारी इतिहास है, जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। लेकिन दरबारी इतिहास पर तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है ना? वो तो हमेशा राजा की अच्छी तस्वीरें दिखाएगा। बिल्कुल नहीं, और इसीलिए विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे पास फ्रेंच यात्री फ्रांसवा बर्नियर का अकाउंट है, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। और जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर भी थे, जो एक जौहरी थे। राइट, वो 6 बार भारत आए थे। और एक इटालियन यात्री निकोली मनुची का भी जिक्र मिलता है। तो इन विदेशी नजरों और दरबारी इतिहास को मिलाकर ही हमें उस युग की एक ज्यादा बैलेंस्ड तस्वीर मिलती है। सही कहा। दरबारी दस्तावेज बताते हैं कि बादशाह क्या दिखाना चाहते थे, और विदेशी यात्री बताते हैं कि उन्होंने असल में क्या देखा। तो इस पूरी तस्वीर को हम आखिर समझे कैसे? शाहजहां का शासन एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ कला, आर्किटेक्चर और दौलत का शिखर, और दूसरी तरफ अकाल, क्रूर राजनीतिक लड़ाइयां और एक बादशाह का अपनी ही औलाद के हाथों कैद में दुखद अंत। हम शाहजहां को ताजमहल के निर्माता के रूप में याद करते हैं, एक अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में। हाँ। लेकिन उनकी अपनी कहानी उनके बेटे द्वारा कैद किए जाने पर खत्म होती है, और वजह वही सिंहासन था जिसे उन्होंने इतनी शान से बनवाया था। ये एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। किसी विरासत की असली कीमत क्या होती है? क्या एक खूबसूरत इमारत की चमक उसे बनाने वाले की जिंदगी के अंधेरों और उसके दौर की मुश्किलों पर पर्दा डाल सकती है, या हमें दोनों को एक साथ देखकर ही इतिहास को समझना चाहिए?